उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रही तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा। केंद्रीय खान मंत्रालय आज भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का करेगा अनावरण। अहम खनिज सूची रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण। आयात निर्भरता कम होने के साथ ही आपूर्ति श्रृंखला होगी अनुकूल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज मत्स्य पालन विभाग की 9 वर्षों की उपलब्धियों का पेश करेंगे लेखा जोखा। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप का भी करेंगे लोकार्पण। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में तहसीलदार के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त एसपी के नेतृत्व में कोडागु, कुशालनगर, बेंगलुरु, विजयनगर, चिकबल्लापुर समेत तमाम ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटीय इलाकों, गुजरात, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों सहित देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की दी चेतावनी। और खेल की खबर में सैफ चैंपियनशिप में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। रोमांचक मैच में कप्तान सुनील छेत्री ने भारत को दिलाई बढ़त, वहीं अनवर के आत्मघाती गोल ने भारत को बराबरी पर रोका। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। भारत की अध्यक्षता में उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। आज बैठक में प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन कल बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन पर चर्चा हुई है। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रतिनिधि आज ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। केंद्रीय खान मंत्रालय आज भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का अनावरण करेगा। इस महत्वपूर्ण खनिज सूची में केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग प्रतिनिधियों, विषय वस्तु विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची की प्रमुख झलकियां एक वीडियो के जरिए प्रदर्शित की जाएंगी और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों को भी समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। ये सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक संरचना के रूप में काम करेगी। ये पहल एक मजबूत और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के लिए नेट जीरो लक्ष्य अर्जित करने के व्यापक विजन के दृष्टिकोण के साथ समेकित है। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 7वें चरण के लिए 35 बोलियां प्राप्त हुई हैं। बोली लगाने की कल आखिरी तारीख थी। मंत्रालय ने कहा है कि 18 कोयला खदानों के लिए कुल 35 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं। ऑनलाइन बोलियां आज नई दिल्ली में खोली जाएंगी। कोयला मंत्रालय ने 3 साल से भी कम समय में 87 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज मत्स्य पालन विभाग की 9 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करेंगे। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप को ICAR NBFGR द्वारा नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज के तहत विकसित किया गया है।
इस पहल को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप मत्स्य किसानों को उनके तालाबों में फिनफिश, झींगा और मोलस्क में होने वाली बीमारियों की व्यापकता के बारे में जमीनी स्तर के अधिकारियों और मत्स्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सूचना साझा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों की विश्व रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 45 भारतीय संस्थानों को जगह मिलना बहुत सुखद है। I'm very pleased that in the QS World Universities ranking this year in 2024, 45 universities, Indian universities have made it to the ranking. Last year it was 41 in India, and 275% growth has happened in the last 9 years in terms of the number of Indian universities that are now in the World University. It is clear that the Prime Minister's vision of empowering our youth starts with education and universities being reformed and improved. The national education policy that is now creating more and more opportunities for our youth. And the important part of these rankings are that in Asia, Indian universities are seen from an employer reputation point of view as the best. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इसका शानदार उदाहरण है, जो युवाओं को काफी अवसर प्रदान कर रही है। This is a tangible, visible sign that Prime Minister Narendra Modi ji believes that the future of India will be scripted by, built by the energies, determination, the vision and the innovation of our young Indians. And that he has created an education environment and an education system and education policies that is currently making Indian students more and more globally competitive, more and more capable to take and pursue the opportunities that are emerging in the coming years. खबर कर्नाटक से है, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त एसपी के नेतृत्व में एक टीम ने केआरपुरा के तहसीलदार अजीत राय के आवास पर छापेमारी की। कोडागु, कुशालनगर, केआरपुरम, बेंगलुरु, विजयनगर, चिकबल्लापुर, तुमकुरू, चिकमंगलूर, यादगिरी, बेलगावी, रामनगर और कोलार में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। और एनआईए ने बेंगलुरु में प्रवीण नेत्तारू हत्याकांड में 3 फरार लोगों के घरों की तलाशी ली है। एनआईए ने पिछले साल कर्नाटक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेत्तारू की हत्या से संबंधित मामले में 3 फरार संदिग्धों के घरों पर मंगलवार को व्यापक तलाशी ली। भगोड़ों की तलाश के लिए एनआईए के प्रयासों के तहत कर्नाटक के 2 जिलों में 3 स्थानों की तलाशी ली गई। एनआईए ने कोडागु जिले में अब्दुल नासिर और अब्दुल रहमान और दक्षिण कन्नड़ जिले में नौशाद के घरों पर तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज जब्त किए। इन तीनों पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न ठिकानों पर प्रवीण नेत्तारू के मुख्य हमलावरों को शरण देने का संदेह है। तीनों के अलावा मामले में 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसे एनआईए ने अगस्त 2022 में अपने कब्जे में ले लिया था। यूएपीए अधिनियम, आईपीसी और सशस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए द्वारा अब तक भगोड़े सहित कुल 21 लोगों पर आरोप पत्र दायर किया गया है। 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया तालुक के बेलारे गांव में पीएफआई किलर स्क्वाड या सर्विस टीम द्वारा नेत्तारू की हत्या कर दी गई थी। पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने अंतिम मकसद के साथ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के मकसद से ऐसी लक्षित घृणा हत्याओं में शामिल रहा है। फरार आरोपियों की तलाश के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। दतिया के दुरसड़ा थाना क्षेत्र के बुहारा में एक मिनी ट्रक के नदी में गिर जाने से उस पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक में सवार सभी लोग शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक पुल से नदी में गिर गया। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी पूरी नाला क्षेत्र में हम लोग पैदल चल के, और अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म डेथ 5 हैं। 2 लोग जो घायल है उनको और अस्पताल भिजवा दिया गया है।
परिजनों को भी सकुशल उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी परिजन भी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि टोटल कितने लोग थे और अगर कोई मिसिंग है तो उसको चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं की जांच की। गौरतलब है कि 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अमरनाथ यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजीएचएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर बैठक की। श्रद्धालुओं को आधार शिविर यानी बेस कैंप और यात्रा के रास्ते में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा संबंधी देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यात्रियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान यात्री पूरी तरह स्वस्थ रहें और उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी बनी रहे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बालटाल और चंदनबाड़ी से होकर जाने वाले 2 मार्गों पर डीआरडीओ द्वारा 2 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए पूर्ण वित्त पोषण और सहायता प्रदान की है। इन दोनों अस्पतालों में कामकाज शुरू हो चुका है। इन अस्पतालों में इस यात्रा के लिए तैनात कर्मचारियों की आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी। इन अस्पतालों में लैब सुविधाएं, रेडियो डायग्नोसिस, स्त्री रोग, आईसीयू, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर सहित निदान और उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये दोनों अस्पताल 24 घंटे कार्यरत रहेंगे और एक स्वतंत्र ट्रॉमा यूनिट के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा संचालित होंगे। बात ईद की। केरल और उससे सटे इलाकों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की और अल्लाह से दुआएं मांगी। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। देश के बाकी राज्यों में कल ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद उल अजहा ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुभान और ताला के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। तब से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में खास नमाज अदा की जाती है। और देश के अधिकतर हिस्सों में कल बकरीद मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अदनाबी के साथ बकरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हजरतबल तीर्थ श्रीनगर का दौरा किया और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मौसम विभाग ने देश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तरी अरब सागर के अधिकांश हिस्सों, गुजरात के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कर्नाटक में कुल मिलाकर 56% कम बारिश हुई, लेकिन अगले 3 महीने में सामान्य बारिश की उम्मीद है। और मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और कोंकण में बारिश बढ़ने की संभावना जताई है। इससे पहले मौसम विभाग ने पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और अधिकांश विदर्भ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मुंबई और ठाणे जिलों के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। पालघर जिले के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोंकण और विदर्भ के अधिकांश स्थानों पर और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। और असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। वर्तमान में राज्य में कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। हालांकि कल रात राज्य में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना जताई है। राज्य में अभी भी 1,21,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है, जिसमें बजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कामरूप, लखीमपुर, नलबाड़ी और विश्वनाथ शामिल हैं।
22 राजस्व मंडल बाढ़ से प्रभावित हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 514 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। 2300 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 9 राहत शिविरों और 106 राहत वितरण केंद्रों के साथ कुल 115 राहत केंद्र काम कर रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। बाढ़ की स्थिति के ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कल 6 मेडिकल टीमें तैनात की गईं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने यूक्रेन को $500 मिलियन के हथियार और सैन्य सहायता देने की योजना बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पैकेज की मदद से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से $500 मिलियन के पैकेज की घोषणा होने पर खुशी जताई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इससे सेना को बड़ी मदद मिलेगी। इस सहायता का उद्देश्य यूक्रेन के जवाबी हमले को मजबूत करना है। और यहां रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई है जिसमें 2021 की बैठक के नए विवरण शामिल हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप उन गुप्त दस्तावेजों को रखने पर चर्चा करते हैं जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। रिकॉर्डिंग जुलाई 2021 के एक साक्षात्कार की है जो ट्रंप ने बेडमिंस्टर, न्यू जर्सी में दिया था। ट्रंप उन आरोपों से बचाव कर रहे हैं कि उन्होंने 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने पर अवैध रूप से शीर्ष गुप्त दस्तावेज रखे थे। ट्रंप ने इस मामले को राजनीतिक मामले से प्रेरित बताया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दस्तावेजों को लेने से पहले उन्हें सार्वजनिक कर दिया था। कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं स्पेन तक पहुंच गया है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस ने कहा है कि पूर्वी और पश्चिमी कनाडा के बड़े हिस्सों में लगी जंगल की आग ने रिकॉर्ड 160 मिलियन टन कार्बन छोड़ा है। कनाडा के जंगल की आग के धुएं ने जून में न्यूयॉर्क शहर और टोरंटो सहित कई प्रमुख शहरी केंद्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस साल का जंगल की आग का मौसम कनाडा में रिकॉर्ड पर सबसे खराब है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी कनाडा में लगभग 76,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जल गया है। कैनेडियन इंटर-एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के मुताबिक ये 2016, 2019, 2020 और 2022 में जलाए गए संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। वैज्ञानिक विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसी हवा में हम सांस ले रहे हैं। कनाडा में जंगल की आग का मौसम आमतौर पर जुलाई के अंत या अगस्त में चरम पर होता है और पूरे गर्मियों में उत्सर्जन बढ़ता रहता है। अदानी इंटरप्राइजेस की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह को टारगेट करने के लिए जानबूझकर फैलाई गई फर्जी सूचना थी और इसका मकसद समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। टेक कंपनी गूगल ने 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 7% को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। बायजूस वर्तमान में $1 बिलियन जुटाने के लिए संभावित नए निवेशकों के साथ चर्चा कर रहा है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। इस विलय के लागू होने के साथ HDFC बैंक दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा। ICC ने कल मुंबई में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। विश्व कप का आयोजन आगामी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा।
भारत इससे पहले साल 1987, 1996 और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। विश्व कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें कुल 45 मुकाबले होंगे। क्रिकेट के महाकुंभ में तपने को तैयार हो जाएं क्रिकेट प्रेमी, क्योंकि हो चुका है उस महाजंग का ऐलान, जहां 10 टीमों के बीच होगी वनडे का विश्व सरताज बनने की भिड़ंत। मंगलवार को आईसीसी ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को भारत दिल्ली में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। इसके बाद भारतीय टीम 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी, जबकि 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से सामना होगा। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से टक्कर होगी, जबकि 2 नवंबर को भारतीय टीम मुंबई में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को कोलकाता में सामना होगा। भारतीय टीम 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। मुंबई से शिशिर के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, और मेडल जीतकर आपके भी चेहरे खिले हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि स्पेशल ओलंपिक के इस संस्करण में भारतीय खिलाड़ियों ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक जीते हैं। इनमें 89 मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। और पीएम मोदी ने बर्लिन में विशेष ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे अविश्वसनीय एथलीटों को बधाई, जिन्होंने बर्लिन में विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 76 स्वर्ण पदक सहित 202 पदक जीते। उनकी सफलता में हम समावेशिता की भावना का जश्न मनाते हैं और इन उल्लेखनीय एथलीटों की दृढ़ता की सराहना करते हैं। सैफ चैंपियनशिप में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मैच में भारत के लिए सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहली सफलता हाफ टाइम के बाद मिले अतिरिक्त समय में मिली, जब कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि किसी भी टीम पर इस मैच के नतीजे का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे स्थान पर रही। कबड्डी की बात की जाए तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना जापान से होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन मौजूदा चैंपियन भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। प्रतियोगिता के पहले ही भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आज जापान के खिलाफ मैच में भारत की कोशिश जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान।
बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। गणतंत्र की जय, क्रांति की जय। Bloody Indians! Go to hell, you terrorists! यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से मरने के बाद ही यहाँ से जाता है। किस्मत ने पहले लकीरें खींच रखी हैं, आपके हाथों में हार की और भारत के माथे पर जीत की। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी बारिन घोष की महान गाथा। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रही तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा। केंद्रीय खान मंत्रालय आज भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का करेगा अनावरण। अहम खनिज सूची रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण, आयात निर्भरता कम होने के साथ ही आपूर्ति श्रृंखला होगी अनुकूल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज मत्स्य पालन विभाग की 9 वर्षों की उपलब्धियों का पेश करेंगे लेखा जोखा। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप का भी करेंगे लोकार्पण। कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में तहसीलदार के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त एसपी के नेतृत्व में कोडागु, कुशालनगर, बेंगलुरु, विजयनगर, चिक्कबल्लापुर समेत तमाम ठिकानों पर चल रही है छापेमारी की कार्रवाई।
देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटीय इलाकों, गुजरात, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों सहित देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की दी चेतावनी। और सैफ चैंपियनशिप में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। रोमांचक मैच में कप्तान सुनील छेत्री ने भारत को दिलाई बढ़त। वहीं अनवर के आत्मघाती गोल ने भारत को बराबरी पर रोका। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। भारत की अध्यक्षता में उत्तराखंड के ऋषिकेश में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। आज बैठक में प्रौद्योगिकी, इंफ्राटेक, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन समेत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन कल बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन पर चर्चा हुई। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बैठक में आए प्रतिनिधि आज ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। केंद्रीय खान मंत्रालय आज भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का अनावरण करेगा। इस महत्वपूर्ण खनिज सूची केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग प्रतिनिधियों, विषय वस्तु विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची की मुख्य झलकियां एक वीडियो के जरिए प्रदर्शित की जाएगी और कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों को समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। ये सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक संरचना के रूप में काम करेगी। ये पहल एक मजबूत और लचीला खनिज क्षेत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के लिए नेट जीरो लक्ष्य अर्जित करने के व्यापक विजन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 7वें चरण के लिए 35 बोलियां प्राप्त हुई हैं। बोली लगाने की कल आखिरी तारीख थी। मंत्रालय ने कहा है कि 18 कोयला खदानों के लिए कुल 35 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं। ऑनलाइन बोलियां आज नई दिल्ली में खोली जाएंगी। कोयला मंत्रालय ने 3 साल से भी कम समय में 87 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज मत्स्य पालन विभाग की 9 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश करेंगे। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप को ICAR NBFGR द्वारा नेशनल सर्वेलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज के तहत विकसित किया गया है। इस पहल को भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप मत्स्य किसानों को उनके तालाबों में फिनफिश, झींगा और मोलस्क में होने वाली बीमारियों की व्यापकता के बारे में जमीनी स्तर के अधिकारियों और मत्स्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सूचना साझा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों की विश्व रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 45 भारतीय संस्थानों को जगह मिलना बहुत सुखद है। I'm very pleased that in the QS World Universities ranking this year in 2024, 45 universities, Indian universities, have made it to the ranking. Last year it was 41 in India, and 275% growth has happened in the last 9 years in terms of the number of Indian universities that are now in the World University. It is clear that the Prime Minister's vision of empowering our youth starts with education and universities being reformed and improved. The national education policy that is now creating more and more opportunities for our youth. And the important part of these rankings are that in Asia, Indian universities are seen from an employer reputation point of view as the best.
और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इसका शानदार उदाहरण है जो युवाओं को काफी अवसर प्रदान कर रही है। This is a tangible, visible sign that Prime Minister Narendra Modi ji believes that the future of India will be scripted by, built by the energies, determination, the vision and the innovation of our young Indians, and that he has created an education environment and an education system and education policies that is currently making Indian students more and more globally competitive, more and more capable to take and pursue the opportunities that are emerging in the coming years. कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त एसपी के नेतृत्व में एक टीम ने केआरपुरा के तहसीलदार अजीत राय के आवास पर छापेमारी की। कोडागु, कुशालनगर, केआरपुरम, बेंगलुरु, विजयनगर, चिक्कबल्लापुर, तुमकुरू, चिकमंगलूर, यादगिरी, बेलगावी, रामनगर और कोलार में इस वक्त छापेमारी चल रही है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के दतिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। दतिया के दूरसड़ा थाना क्षेत्र के बुहारा में एक मिनी ट्रक के नदी में गिर जाने से उस पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक में सवार सभी लोग शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक पुल से नदी में गिर गया। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी नाला क्षेत्र में हम लोग पैदल चल के, और अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म डेथ 5 हैं। 2 लोग जो घायल है उनको और अस्पताल भिजवा दिया गया है। परिजनों को भी सकुशल, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी परिजन भी यहाँ पर हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि टोटल कितने लोग थे, और अगर कोई मिसिंग है तो उसको चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं की जांच की। दरअसल 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अमरनाथ यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजीएचएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर बैठक की। श्रद्धालुओं को आधार शिविर और यात्रा के रास्ते में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा संबंधी देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यात्रियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान यात्रीगण पूरी तरह स्वस्थ रहें और उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी बनी रहे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बालटाल और चंदनबाड़ी से होकर जाने वाले 2 मार्गों पर डीआरडीओ द्वारा 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए पूर्ण वित्त पोषण और सहायता प्रदान किया है। इन दोनों अस्पतालों में कामकाज शुरू हो चुका है। इन अस्पतालों में इस यात्रा के लिए तैनात कर्मचारियों की आवासीय सुविधाएं भी शामिल होंगी। इन अस्पतालों में लैब सुविधाएं, रेडियो डायग्नोसिस, स्त्री रोग, आईसीयू, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर सहित निदान और उपचार की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। ये दोनों अस्पताल 24 घंटे काम करेंगे और एक स्वतंत्र ट्रॉमा यूनिट के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा संचालित होंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त करते हुए कहा कि भारत अमेरिका संबंधों की एक नई गौरवशाली यात्रा शुरू हो गई है और दुनिया 2 महान लोकतंत्रों को अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए देख रही है। वहीं भारतीय उद्योग जगत ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के नतीजों की सराहना की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव ने कहा है कि इस यात्रा से H1 वीजा के लिए सहूलियत मिलेगी और WTO में जो विवाद थे उनको द्विपक्षीय संबंध के आधार पर सुधार किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका यात्रा और इजिप्ट यात्रा से जितनी सफलताएं आई हैं, उसमें भारत का व्यापार जगत और विशेष रूप से फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि जो ICET है, इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके अंतर्गत
चाहे वो डिफेंस में हो या स्पेस में हो या सेमीकंडक्टर्स में हो, ये अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो सरकार ने हमारा रास्ता बना दिया है और निजी जगत उसमें जाके आगे काम करेगा, परस्पर संवाद करके व्यापार करेगा। इसी तरह से वीज़ाज़ के लिए चाहे वो 2 नए ऑफिस हों या H1B की सरलताएं हों, इससे हमारे जो टेक में काम करने वाले कॉलीग्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो व्यापार जगत के डिस्प्यूट्स थे WTO में, उसको हमने बायलैटरल आपसी समझौते के आधार पर सुलझा लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे सबसे ज़्यादा रोज़गार सृजन वाले हैं वो हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु और मझोले उद्योग। ये आपस में अमेरिकन और भारतीय SMEs जब आपस में बात करेंगे, कैपेसिटी क्रिएशन करेंगे, तो हमारे यहाँ नौकरियाँ ज़्यादा, जॉब क्रिएशन ज़्यादा बनेगा। अंततः जो जीवंत सेतु है भारत और अमेरिका में, वो है भारतीय मूल के बहुत ही सफल समुदाय के लोग जो अमेरिका में हैं। और अगले कुछ ही हफ्तों में फिकी एक US काउंसिल बनाएगा। ऐसी कंपनियां जो भारत की हों और अमेरिका में काम कर रही हों, या ऐसी कंपनियां जो अमेरिकन हों और भारत में काम करने के लिए इच्छुक हों, उन सब के लिए फिकी US काउंसिल पूर्ण तरह से समर्पित रहेगा। और वहीं KKR इंडिया के पूर्व CEO संजय नायर ने PM मोदी के इस विदेश यात्रा पर कहा कि दुनिया 2 महान लोकतंत्रों को अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए देख रही है। Prime Minister's just concluded visit to the United States. I think the background obviously is that the 2 of the largest democracies share incredible value systems, democracy, and most importantly, inclusiveness. But I think what the Prime Minister has achieved in this visit is something very strategic, which is important for India to propel itself into the 3rd largest economy in a speedier fashion. And I think that is technology. बात ईद की। केरल और उससे सटे इलाकों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में नमाजें अदा की और अल्लाह से दुआएं मांगी। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। देश के बाकी राज्यों में कल ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद उल अजहा ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान और ताला के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। तब से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में खास नमाज अदा की जाती है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और कोंकण में बारिश बढ़ने की संभावना जताई है। इससे पहले मौसम विभाग ने पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, सतारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और अधिकांश विदर्भ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मुंबई और ठाणे जिलों के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। पालघर जिले के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोंकण और विदर्भ के अधिकांश स्थानों पर और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। और वहीं असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। वर्तमान में राज्य में कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। हालांकि कल रात राज्य में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना जताई है। राज्य में अभी भी 1,21,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है, जिसमें बाजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कामरूप, लखीमपुर, नलबाड़ी और विश्वनाथ शामिल हैं। 22 राजस्व मंडल बाढ़ से प्रभावित हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 514 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। 2300 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 9 राहत शिविरों और 106 राहत वितरण केंद्रों के साथ कुल 115 राहत केंद्र काम कर रहे थे। NDRF, SDRF के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। बाढ़ की स्थिति के ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कल 6 मेडिकल टीमें तैनात की गईं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है।
भारतीय शेयर मार्केट ने आज ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने पुराने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नई ऊंचाई हासिल की है। दरअसल आज प्री ओपन में निफ्टी 18,900 के ऊपर खुला। इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887 अंक था, जो कि अक्टूबर 2021 में बना था। निफ्टी ने 142 सेशन के बाद ये इतिहास रचा है। वहीं सेंसेक्स भी 63,701 अंक के एक नए ऑल टाइम हाई पर खुला। इससे पहले सेंसेक्स 22 जून 2023 की सुबह 63,601 अंक के स्तर पर खुला था। अमेरिका ने यूक्रेन को $500 मिलियन के हथियार और सैन्य सहायता देने की योजना बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पैकेज की मदद से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तरफ से $500 मिलियन के पैकेज की घोषणा होने पर खुशी जताई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इससे सेना को बड़ी मदद मिलेगी। इस सहायता का मकसद यूक्रेन के जवाबी हमले को मजबूत करना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई है जिसमें 2021 की बैठक के नए विवरण शामिल हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप उन गुप्त दस्तावेजों को रखने पर चर्चा करते हैं जिन्हें उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। रिकॉर्डिंग जुलाई 2021 के एक साक्षात्कार की है जो ट्रंप ने बेडमिंस्टर, न्यू जर्सी में दिया था। ट्रंप उन आरोपों से बचाव कर रहे हैं कि उन्होंने 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने पर अवैध रूप से शीर्ष गुप्त दस्तावेज रखे थे। ट्रंप ने इस मामले को राजनीतिक मामले से प्रेरित बताया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दस्तावेजों को लेने से पहले उन्हें सार्वजनिक कर दिया था। कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं स्पेन तक पहुंच गया है। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस ने कहा है कि पूर्वी और पश्चिमी कनाडा के बड़े हिस्सों में लगी जंगल की आग ने रिकॉर्ड 160 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है। कनाडा के जंगल की आग के धुएं ने जून में न्यूयॉर्क शहर और टोरंटो सहित कई प्रमुख शहरी केंद्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस साल का जंगल की आग का मौसम कनाडा में रिकॉर्ड पर सबसे खराब है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी कनाडा में लगभग 76,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जल गया है। कनाडियन इंटरजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के मुताबिक ये 2016, 19, 20 और 22 में जलाए गए संयुक्त क्षेत्र से भी अधिक है। वैज्ञानिक विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसी हवा में हम कैसे सांस ले रहे हैं। कनाडा में जंगल की आग का मौसम आमतौर पर जुलाई के अंत या फिर अगस्त में चरम पर होता है और पूरे गर्मियों में उत्सर्जन बढ़ता रहता है। अदानी एंटरप्राइजेस की सालाना रिपोर्ट में गौतम अदानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह को टारगेट करने के लिए जानबूझकर फैलाई गई फर्जी सूचना थी और इसका मकसद समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। टेक कंपनी गूगल ने 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि 26 जून तक 1 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने अपने फुल टाइम कर्मचारियों में से 7% को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। बायजूस वर्तमान में $1 बिलियन जुटाने के लिए संभावित नए निवेशकों के साथ चर्चा कर रहा है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा। इस विलय के लागू होने के साथ ही HDFC बैंक दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल बैंक बन जाएगा। खबर खेल जगत से है। ICC ने कल मुंबई में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। विश्व कप का आयोजन आगामी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। भारत इससे पहले साल 1987, 1996 और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। विश्व कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें कुल 45 मुकाबले होंगे। क्रिकेट के महाकुंभ में तपने को तैयार हो जाएं क्रिकेट प्रेमी, क्योंकि हो चुका है उस महाजंग का ऐलान, जहां 10 टीमों के बीच होगी वनडे का विश्व सरताज बनने की भिड़ंत। मंगलवार को आईसीसी ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत
ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को भारत दिल्ली में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। इसके बाद भारतीय टीम 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी, जबकि 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से सामना होगा। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से टक्कर होगी, जबकि 2 नवंबर को भारतीय टीम मुंबई में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को कोलकाता में सामना होगा। भारतीय टीम 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। मुंबई से शिशिर के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल जगत की दूसरी अहम खबरें स्पोर्ट्स रैप के जरिए। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में तिरंगे की शान बढ़ाकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, और मेडल जीतकर आपके भी चेहरे खिले हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई किया। गौरतलब है कि स्पेशल ओलंपिक के इस संस्करण में भारतीय खिलाड़ियों ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक जीते हैं। इनमें 89 मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। सैफ चैंपियनशिप में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मैच में भारत के लिए सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहली सफलता हाफ टाइम के बाद मिले अतिरिक्त समय में मिली, जब कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबरी पर कर दिया। हालांकि किसी भी टीम पर इस मैच के नतीजे का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे स्थान पर रही। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना जापान से होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन मौजूदा चैंपियन भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। प्रतियोगिता में पहले ही भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आज जापान के खिलाफ मैच में भारत की कोशिश जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी। वनडे विश्व कप 2023 क्वालीफायर में पहले राउंड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। क्वालीफायर में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 4 टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। बाकी बची 6 टीमों में ग्रुप ए से जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और वेस्टइंडीज ने क्वालीफाई किया है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, स्कॉटलैंड और ओमान ने क्वालीफाई किया है। अब ये टीमें गुरुवार से शुरू हो रहे सुपर 6 राउंड में भिड़ेंगी। पहला मैच जिम्बाब्वे और ओमान के बीच खेला जाएगा। अंतिम 6 के पॉइंट टेबल में टॉप पर जो 2 टीम रहेगी वो वर्ल्ड कप 2023 के मुख्य ड्रॉ में शामिल होगी। श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निशंका ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। निशंका ने उपलब्धि विश्व कप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की। इस मुकाबले में निशंका ने 85 गेंदों में 75 रन की पारी खेली। निशंका ने 30 एक दिवसीय पारियों में 137 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 1 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं। पूर्व हॉकी कप्तान तुषार खांडेकर को जूनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 से पहले ये नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व कप 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और सैफ चैंपियनशिप में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत और कुवैत के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मैच में भारत के लिए सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहली सफलता हाफ टाइम के बाद मिले अतिरिक्त समय में मिली, जब कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले क्रॉस पर गोल दागकर टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली ने
के आत्मघाती गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि किसी भी टीम पर इस मैच के नतीजे का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के नतीजे के साथ कुवैत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा, वहीं टीम इंडिया दूसरे पायदान पर रही। कबड्डी की बात की जाए तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में आज भारत का सामना जापान से होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन मौजूदा चैंपियन भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। प्रतियोगिता के पहले ही भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत हासिल की और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। आज जापान के खिलाफ मैच में भारत की कोशिश जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी। तो इसके साथ इस समाचार बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Bloody Indians! Go to hell, you terrorists! यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से मरने के बाद ही यहाँ से जाता है। किस्मत ने पहले ही लकीरें खींच रखी हैं। आपके हाथों में हार की और भारत के माथे पर जीत की। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी बारिन घोष की महान गाथा। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज अब बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।